जंक्चर मार्केट की अगर बात करें, काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है और ऑफ कोर्स मार्केट भारतीय बाजार के अपने एक चाल भी है जो कि तेज़ी की है, या ये कह सकते हैं कि कन्विक्शन ज़रूर है। लेकिन इफ़ वी से एट द करंट जंक्चर वेल्थ प्रिजर्वेशन जो है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैसे देख रही हैं बाजार की तस्वीर को आप, और किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को अपने पोर्टफोलियो को ड्रॉ करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल इस वक्त रखना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। मार्केट्स में अगर हम ये साल देखें कैलेंडर ईयर 2025 तो काफ़ी वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ा है। जो ग्लोबल फैक्टर्स के कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी हम देख रहे थे, यूजुअली जो टैरिफ रिलेटेड इश्यूज थे, वो कुछ समय के लिए हमें थोड़ा बहुत रिप्रीव या टाइम मिला है। पर हमारा मानना है कि अभी भी इस पे चर्चा जारी रहेगा, तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी नियर टर्म में हमें अभी भी एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। पर अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें तो डोमेस्टिक मार्केट्स और डोमेस्टिक मैक्रो फैक्टर्स काफी स्टेबल है। हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं, वहां पे इम्प्रूवमेंट आ रही है। मॉनसून का शुरुआत अभी हो चुका है, तो शायद इस साल भी हम नॉर्मल मॉनसून देखें, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल में रहे। दूसरी बात है कि आरबीआई ने रेट कट साइकिल हमारी यहाँ पे रेट कट साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी में हम देख रहे हैं और एडिक्वेट लिक्विडिटी प्रोविजन भी कर रहे हैं आरबीआई। और तीसरी बात है कि ऑयल जो है, ऑयल प्राइसेस काफी रेंज बाउंड है, जो हमारे मैक्रो के लिए पॉजिटिव है। तो इस माहौल में अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे ध्यान दें, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीजन जो अभी Q4 FY25 का जो अर्निंग सीजन है, वहां पे भी अर्निंग्स बाय एंड लार्ज जो एस्टिमेट्स थे या कंसेंसस एस्टिमेट्स थे उनके हिसाब से ही आए हैं। तो अर्निंग्स का जो मोमेंटम है, शायद यहाँ से हम थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट FY26 में देख सकते हैं। अब बाजार में इस सॉर्ट ऑफ माहौल में जहाँ पे ग्लोबल रिस्क्स अभी भी है, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स है, टैरिफ रिलेटेड रिस्क्स है, पर डोमेस्टिक इकोनॉमी सही दिशा में चल रही है। वैल्यूएशंस पे हमें ध्यान देना चाहिए और इस माहौल में हमारा मानना है कि लार्ज कैप्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशंस प्रीमियम पे है, पर लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से थोड़े बहुत प्रीमियम पे है। मिड और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से काफी प्रीमियम पे है। तो रिस्क रिवॉर्ड आज लार्ज कैप के तरफ ज्यादा हमें नजर आ रही है। ठीक है शिवानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अच्छा लगता है बातचीत करके। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि बाजार चला तो है, लोअर लेवल से ऐसा लगा कि हाँ थोड़े से तनाव कम हो गए हैं, लेकिन रुक रुक के ठिठक ठिठक के चल रहा है, एक तरफा मूव है नहीं। क्या हम मान के चले कि जब तक ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है बाजार में, तब तक हम इसी तरह की चाल देखेंगे और असल एक्शन जो होगा वो 9 जुलाई के बाद होगा, जब ये 90 दिन के जो मोहलत दे रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने वो खत्म हो जाएगा? एब्सोल्युटली। तो जैसे हम डिस्कस करें कि अभी टैरिफ में उन्होंने थोड़ा बहुत वक्त दिया है 9 जुलाई तक, तो काफी न्यूज फ्लो अभी भी हम देख रहे हैं। हमारा मानना है कि अभी सारे जो कंट्रीज है वो बायलैटरल डिस्कशंस उनका शायद जारी रहेगा और इस साल के सेकेंड हाफ में इन बायलैटरल डिस्कशंस के का नतीजा हमें शायद नजर आएंगे। तब तक ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी है शायद मार्केट में उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो एक्चुअली हमारा मानना है कि पोर्टफोलियो या मार्केट को किस हिसाब से हम देखें, तो डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज और डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी है और जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल है, वैसे सेगमेंट्स या सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल मार्केट में जैसे आपने कहा, जो टैरिफ रिलेटेड और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके कारण मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हमें शायद नजर आएंगे, जिसके कारण नियर टर्म वॉलेटिलिटी को हमें झेलना ही पड़ेगा। शिवानी जी, टेकिंग अहेड फ्रॉम हियर इटसेल्फ, सेक्टर स्पेसिफिक आपका नज़रिया ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो सीजनलिटी फैक्टर है और इसी के चलते कंजम्पशन, एग्री, फर्टिलाइज़र, ये स्पेसेस हैं जो फोकस रेडार पर रहेंगे। लेकिन येट अनदर सेक्टर फार्मा इन इटसेल्फ अब एक बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है, बिकॉज सब सेगमेंट्स कई सारे हैं इसमें, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज, क्रैम्स। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर आपका भरोसा
कहाँ पर कौन से सेक्टर्स पर बनता है? हाँ, तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो हमारा अभी भी मानना है कि जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है जहां पे हमें थोड़ा बहुत अर्निंग्स विजिबिलिटी नजर आ रही है, वैसे सेक्टर्स पे हमारा ध्यान है। पहली बात हम कर सकते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहां पे हमने थोड़ा बहुत नियर टर्म आउट परफॉर्मेंस जरूर देखा है, पर आज भी उनके वैल्यूएशंस अगर हम 10 ईयर एवरेज मल्टीपल से कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस आज भी 10 ईयर एवरेज से नीचे है। और यहाँ पे हमारा मानना है कि जैसे रेट कट साइकिल का इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे आएंगे तो सेकेंड हाफ में मार्जिन में स्टेबिलिटी भी हम देख सकते हैं। तो बैंकिंग स्पेशली जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। दूसरी बात आपने सही कहा कि हेल्थ केयर और फार्मा एक बड़ा ही सेक्टर बन गया है। ऑफ कोर्स जो जेनरिक फार्मा बिजनेस है वहां पे थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आज है क्योंकि टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी आज हम देख रहे हैं। पर फार्मा सेक्टर में एक सेगमेंट है जो कि हॉस्पिटल्स, वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। अगर आपने जो अभी भी नंबर्स आए हैं या Q4 के जो रिजल्ट्स आपने देखे ही होंगे, वहां पे ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफी हाई है। हमारा मानना है कि ये एक स्ट्रक्चरल थीसिस भी है कि जैसे जैसे पर कैपिटा जीडीपी हम ऊपर जाते हुए देखते हैं तो जो हेल्थ केयर स्पेंड्स है कोई भी इकोनॉमी में आप देख लीजिए तो हेल्थ केयर स्पेंड्स ऊपर जाते हैं और ये हॉस्पिटल सेगमेंट के लिए पॉजिटिव है। और तीसरी बात है कि काफी हॉस्पिटल्स एक्सपैंड भी कर रहे हैं और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के कारण उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार है। तो फार्मा सेगमेंट में डोमेस्टिक फार्मा बिजनेस और हॉस्पिटल सेगमेंट यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। और तीसरी आपने जैसे कहा कि मॉनसून्स आ गए हैं और काफी टैक्स रिलेटेड हमने बजट में भी देखा है कि जो मिडिल इनकम सेगमेंट को रिलीफ मिली है और उसके कारण डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो इन तीन सेक्टर्स बैंकिंग, हॉस्पिटल्स और डोमेस्टिक फार्मा और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, इन तीनों सेक्टर में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ठीक है, बैंकिंग, हॉस्पिटल, कंजम्पशन, फार्मा, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर शिवानी जी पॉजिटिव हैं। शिवानी जी ये बताइए कि मान लीजिए किसी को अगर अभी बाइंग इनिशिएट करनी हो, आप तो म्यूचुअल फंड के दिग्गज हैं, तो किस तरह से गाइड करेंगे पोर्टफोलियो बनाने के लिए? कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अभी के लिए थोड़ा सा 2-4-5 महीने के लिए अवॉइड कर दें तो बेहतर होगा? हाँ, तो एक तो हमारा व्यू है कि जैसे हम इक्विटी अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। इक्विटी ओवरऑल एसेट एलोकेशन में क्योंकि नियर टर्म वॉलेटिलिटी है, न्यूट्रल होना चाहिए एसेट एलोकेशन के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, और उसमें थोड़ा बहुत टिल्ट लार्ज कैप के तरफ होना चाहिए और मिड कैप में थोड़ा बहुत अंडरवेट और स्मॉल कैप्स में अंडरवेट। मिड ऑन स्मॉल कैप्स कंपनीज को हम मोर बॉटम अप तरीके से इवेल्युएट कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल वैल्यूएशंस हेडलाइन लेवल पे अभी भी काफी एक्सपेंसिव है और अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के से काफी प्रीमियम पे आज चल रहे हैं। तो लार्ज कैप टिल्ट होना चाहिए, वो हमारा एक एडवाइस है। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, सेक्टोरल एलोकेशंस डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स की तरफ ज्यादा हो। ग्लोबल कमोडिटीज जैसे कि मेटल्स, वहां पे हमारा व्यू अभी भी काफी नेगेटिव है क्योंकि हमारा मानना है कि एक तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ नीचे आ रही है। आपने काफी इंस्टीट्यूट्स के अजम्पशंस भी देखे हैं कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ शायद इस साल पिछले साल के हिसाब से कम हो। चाइना में काफी उतार चढ़ाव अभी भी चल रहे हैं जिसके कारण डिमांड मेटल्स के लिए अभी भी वीक है। और इसी कारण कमोडिटीज यानी कि मेटल्स एक सेगमेंट है जहां पे हमारा व्यू थोड़ा बहुत नेगेटिव है। और ओवरऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, बैंकिंग, फार्मा यानी कि हेल्थ केयर, ऐसे सेगमेंट्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके और बाजार पर आपका नजरिया समझकर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू, धन्यवाद। सिर्फ खबर मत जानिए बल्कि कंपनी को अंदर से पहचानिए। जब कारोबार होता है दमदार तो शेयर भी दिखाता है रफ्तार। बैलेंस शीट के बड़े राज समझकर बनिए बाजार के बादशाह। बड़ी खबरों और ट्रेंड का गहराई से विश्लेषण मेरे साथ कीजिए डीप डाइव रिसर्च रोज सुबह